विनिर्माण उद्योग में ये नेक्स्ट पॉइंट है खनिज आधारित उद्योग, जिसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। मतलब इससे पहले हमने कृषि पर आधारित रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जो उद्योग निर्माण होते हैं उसकी हमने इंफॉर्मेशन देखी थी, लेकिन इस चैप्टर में हम खनिज आधारित कौन से उद्योग है इसकी इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने रिसोर्सेस में किस तरह से खनिजों का भी समावेश होता है, लौह तथा जो पेट्रोलियम संसाधन है इनका समावेश खनिजों में किया जाता है, और ऐसे ही संसाधन का इस्तेमाल करके जो उद्योग स्थापन हुए हैं उसे हम खनिज आधारित उद्योग कह सकते हैं। और इसमें खास तौर पर लोहा, सीमेंट और एल्यूमिनियम प्रगलन ऐसे उद्योगों का समावेश, या आयरन एंड स्टील, इनके अलावा सीमेंट और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इन इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर बताए कि खनिज आधारित उद्योग यानी क्या, तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब जो लोहा हमें मिलता है, स्टील हमें मिलता है, एल्यूमिनियम हमें मिलता है, उनका समावेश रॉ मटेरियल के जरिए किया जाता है। ऐसे उद्योगों का समावेश किसमें होता है? खनिज आधारित उद्योग में किया जाता है, और इसलिए उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। देखो खनिज आधारित उद्योग, क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? यहाँ पर आपको सवाल किया है कि ऐसे खनिज और धातुओं के आधार पर कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो इसके हमने पहले भी नाम लिया है, जिसे हम आयरन एंड स्टील कह सकते हैं। इनके अलावा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, और इनके अलावा सीमेंट उद्योग है। इनका समावेश खनिज आधारित उद्योग में किया जाता है। और इनके अलावा यहाँ पर कुछ टिस्को और इसको के उद्योगों का भी हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। कोई बता सकता है टिस्को यानी क्या? टाटा आयरन स्टील कंपनी। वेरी गुड। और इसको यानी क्या? इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ये टिस्को और इसको, ये जो उद्योग है ये खनिज आधारित उद्योग है, ये आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। और इनके अलावा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जिसे हम एल्यूमिनियम प्रगलन कह सकते हैं, मतलब जो लोहा हमें मिलता है खनिज के तौर पर, उन पे कुछ एल्यूमिनियम का प्रमाण ज्यादा रहता है, उसको प्रगलन किया जाता है, स्मेल्टिंग की जाती है। स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन, मतलब वो उसमें शुद्ध क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम बाहर निकाला जाता है। वो भी उद्योग है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हम लेने वाले हैं। लेकिन इसमें पहला है लोहा तथा इस्पात उद्योग। एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिसे हम कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि इससे पहले हमने जो चीनी उद्योग के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, उसमें जो रॉ मटेरियल्स मिलता है वो वजन से कैसा रहता है, भारी रहता है। उसी तरह से ये जो खनिज आधारित लोहा और तथा इस्पात उद्योग है, इसका भी जो रॉ मटेरियल्स है वो भी वजन से कैसा रहता है, भारी रहता है। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि भारी, हल्के तथा मध्यम उपयोग की जो मशीनरी है, उन सब मशीनरियों में किनका समावेश किया जाता है? लोहा तथा इस्पात का समावेश किया जाता है। इसीलिए उनको आधारित उद्योग कहा जाता है। हर मशीनरीज में कौन सा भी पार्ट लाइट हो या हेवी हो रहे, या मीडियम साइज का रहे, या वजन के अगर हम देखें तो उसमें इसका समावेश किया ही जाता है। इसलिए इनको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इनके अलावा विविध प्रकार की इंजीनियरिंग साधन सामग्री, मतलब इंजीनियरिंग की कौन से भी अगर साधन सामग्री चाहिए, छोटे से अगर हम सेफ्टी पिन अगर कहे
तो वहां से तो बड़े बड़े मशीनरी महाकाय जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे मशीनरी बनाने के लिए भी हमें इनका समावेश किया जाता है। इनके अलावा निर्माण सामग्री, मतलब आपको अगर पूछा जाता है कि लोहा उद्योग का उपयोग क्या है, इंजीनियरिंग सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनके अलावा निर्माण सामग्री, निर्माण जिसे हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन जिसमें हम इमारत कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं या अदर कुछ, ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें लोहा तथा इस्पात का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा रक्षा के लिए, रक्षा जिसे हम संरक्षण के लिए, हमारे देश के संरक्षण के लिए भी ऐसे इनका समावेश किया जाता है। इनके अलावा चिकित्सा जिसे हम मेडिकल या वैद्यकीय कह सकते हैं, इनके लिए भी इंजेक्शन, वो भी हम इसमें भी हमें स्टील या लोह का समावेश किया जाता है। इनके अलावा टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, इस तरह से विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, मतलब वैद्यकीय वस्तु निर्माण के लिए, इनके अलावा यहाँ पर विविध प्रकार के अन्य वस्तु निर्माण करने के लिए भी इसका समावेश, इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से इस्पात की आवश्यकता या उपयोग हमें दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर बताया है कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। देखो मतलब हर एक कंट्रीज के लिए, सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए उस कंट्रीज में जो लोह तथा इस्पात उद्योग से बने हुए वस्तुओं का उपभोग जितना लिया जाता है, जितना ज्यादा उतना ही विकास ज्यादा, यानी कि इस उद्योग से बने हुए चीजों का इस्तेमाल कितना किया जाता है, उसके आधार पर उस कंट्रीज के डेवलपिंग या विकास कितना हुआ है, ये हमें यहाँ दिखाई देता है। और इसलिए यहाँ पर बताया है कि किसी भी देश के उत्पाद, मतलब इस्पात के उत्पादन, मतलब इस्पात का उत्पादन किया जाता है अथवा उसका उपभोग किया, खपत यानी कि उपभोग, किसी भी देश में लोहा तथा इस्पात का उत्पादन और खपत जिसे हम क्या कहते हैं, उपभोग कह सकते हैं। मतलब किसी भी देश में लोहा तथा इस्पात का उत्पादन कितना है और खपत यानी कि उपभोग कितना है, इस पर उस देश का क्या है, विकास कितना हुआ है, ये गिना जाता है। मतलब लोह तथा इस्पात का उत्पादन और खपत के आधार पर उस देश का विकास कितना हुआ है, यह हमें दिखाई देता है। और इसलिए यह विकास का पैमान किस तरह से है, यह हमें दिखाई देता है। आपको मालूम है कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, हमें मालूम है कि हमारे देश में झोपड़पट्टियां या ग्रामीण इलाकों का भाग ज्यादा है, तो वहां पर उपभोग कैसा है, कम रहेगा। लेकिन नागरिक विभाग जिसे हम सिटी एरिया कह सकते हैं या पॉलिटिकल एरिया कह सकते हैं, वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन निर्माण किया जाता है उसमें इस्पात का उपयोग किया जाता है। मतलब ग्रामीण और शहरी भाग की अगर हम कंपेयर करते हैं तो शहरी भागों में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उससे हमें पता चलता है कि शहरी भागों में ज्यादा उपभोग लिया जाता है। मतलब ग्रामीण इलाके से उनका डेवलपमेंट ज्यादा हमें दिखाई देता है। इस तरह से हमें यह दिखाई देता है। इनका कि लोहा तथा इस्पात ये भारी उद्योग यानी क्या है, इससे पहले हमने चीनी उद्योगों के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी कि जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है वो कैसा है, भारी होता है, जो कच्चा माल होता है वो भारी होता है। इसी तरह से लोह तथा इस्पात उद्योगों का समावेश भारी उद्योगों में किया जाता है, जिसे हम अवजड़ उद्योग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी तथा स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। मतलब ये उत्पादन
जो कच्चा माल रहता है वो भी भारी रहता है। इसके अलावा जो उत्पादन निकलता है वो भी भारी रहता है। और इनके अलावा परिवहन के लिए भी हमें क्या दिखाई देता है, मतलब लागत जो है वो भी लागत यानी कि खर्चा, मतलब सर प्रोडक्शन या उत्पादन हेवी है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा यानी कि लागत भी ज्यादा आता है, जिसे हम कॉस्टली हम कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी हमें आता है, ये हमें यहाँ दिखाई देता है। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है और इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात, यानी कि लौह तथा इस्पात उद्योग में 3 चीजों का समावेश किया जाता है। मतलब ये 3 चीजों को जब एक मिक्स किया जाता है तभी इसका उत्पादन हम ले सकते हैं। और इसमें एग्जांपल बताया है कि पहला इसमें है लौह और अयस्क, लौह और स्टील। दूसरा है कोकिंग कोल, कोल यानी कि मालूम है आपको, कोल यानी क्या है, जिसे हम दगड़े कोळसा, और जब जला हुआ जो पत्थर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कोकिंग कोल कह सकते हैं। और तीसरा है चूना पत्थर। मतलब इस तरह से लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए इन 3 संसाधनों का समावेश हमें दिखाई देता है। और इसका भी यहाँ पर अनुपात बताया है, और ये अनुपात कितना है, इसका 4, इसका 2 और 1, इस तरह से इसका प्रमाण यहाँ पर बताया। मतलब ये प्रमाण 4, 2, 1 इस तरह से हमें दिखाई देता है। मतलब ये लौह का प्रमाण 4, कोकिंग कोल का प्रमाण 2 और चूना पत्थर का प्रमाण 1, इस तरह से ये अनुपात हमें लौह तथा इस्पात उद्योग का दिखाई देता है। और इनके अलावा यहाँ पर सिर्फ हमें लौह, इसका कोकिंग कोल और चूना पत्थर का ही एग्जाम्पल या अनुपात हमें बताया गया है। लेकिन इनके अलावा इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज का भी कुछ मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोह को और मजबूत अगर बनाना है तो उसमें मैंगनीज का समावेश किया जाता है। मतलब इस तरह से धातुओं पर आधारित किस तरह से ये लोह तथा इस्पात उद्योग है, यह हमें यहाँ दिखाई देता है। इनकी बताइए, इससे पहले भी हमने जो चीनी उद्योग के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी तो वहां भी आपको पूछा गया था कि चीनी उद्योग का अवस्थिति कहाँ होना चाहिए। इससे पहले जो पटसन उद्योग है हुगली नदी के 98/3 किलोमीटर जो स्पेस है, जिसे हमने सांकरी मेखला कह सकते हैं, उसी रीजन्स में उनकी अवस्थिति दिखाई देते हैं। इससे पहले जो पटसन या सूती वस्त्र उद्योग, इसकी भी हमने अवस्थिति देखी थी। मतलब और इससे पहले जो टॉपिक को हमने शुरुआत किया था चैप्टर को, तो अवस्थिति के कारण, किसी भी उद्योग की अवस्थिति के कारण हमने देखे थे। सुबह भी मैंने आपको ये बताया था। मतलब ये जो लोह तथा इस्पात उद्योग इस तरह से खनिजों पर आधारित है तो ये कहाँ स्थापन होना चाहिए, और ये आपको बताया है कि यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। मतलब पहला पॉइंट जो श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक, वाटर और लेबर्स, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों जहां कम कॉस्ट में उपलब्ध होते हैं वहां ही क्या किया जाता है, किसी भी उद्योग की अवस्थिति तय होती है। और यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन बताया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। मतलब गन्ने के लिए सक्षम परिवहन की तो आवश्यकता ही, लेकिन उससे ही बेहतर हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये हैवी है, इन्हें भारी उद्योग कहा जाता है। और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है, यानी कि अवस्थिति में एक रीजन और भी है, वो है रोडवेज यानी कि रास्ता परिवहन। अगर रास्ता अच्छा रहता है
तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री से माल क्या करते हैं हम मार्केट में समय पर ले जा सकते हैं। समय पर क्यों बताया है? क्योंकि मार्केट में अगर किसी चीज की या हमारे प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ती है तो समय पर डिमांड बढ़ती है, तो हमें सप्लाई करना आना चाहिए। इसलिए वहां पर मार्केट नजदीक भी होनी चाहिए और ये रोड भी अच्छे रहने चाहिए। और आपको मालूम होगा कि जो भी आपके एरियाज में इंडस्ट्रियल एरिया है, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के रास्ते आप देखो और इंडस्ट्री का एरिया है वहां के रास्ते देखो, जमीन आसमान का फर्क हमें दिखाई देता है। क्योंकि इस इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा ही जो रास्ते हैं वहाँ की सुधारना करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वहाँ से ही उनको अर्निंग सोर्स मिल सकते हैं। देखो, और इसलिए यहाँ पर बताया है कि उपभोक्ता मतलब बाजार तक तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए इस उद्योग में सक्षम परिवहन की आवश्यकता रहती है। भारत में लगभग 328 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संचार में कच्चा इस्पात उत्पादों में 90वें स्थान पर है। मतलब लगभग भारत में 228 लाख क्या है टन प्रोडक्शन करके दुनिया में लगभग कितना नंबर है? 9वां नंबर इसमें हमारा आता है। और यह स्पंज और लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब भारत का जो लोहा उत्पादन में जो 9वां नंबर आता है, इसमें स्पंज लोहा का सबसे उत्पादक भारत माना जाता है। स्पंज लोहा यानी क्या? आपको मालूम है कि स्पंज यानी कि ऐसा जो मिनरल या खनिज है उसमें से आयरन बाहर निकालने की ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। और ऐसे ही आपको मालूम है कि स्पंज जिसे हम पानी सोखने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वैसे ही खनिजों से आयरन बाहर निकालने के लिए इनका समावेश किया जाता है, जिसे हम स्पंज लोहा कह सकते हैं। और इस स्पंज लोहा का भारत सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी देखो, इससे पहले भी हमने कुछ कमियां किसी उद्योग की, हर एक उद्योग की हमने देखी है। और इससे पहले हमने देखा है क्या कि किसी भी देश में लोहा तथा इस्पात का उत्पादन कितना है और उसका खपत कितना है, इस पर उस देश का विकास निर्भर रहता है। मतलब अगर किसी भी देश में उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन के अलावा उपभोग अगर ज्यादा रहता है, तो उस कंट्रीज का समावेश डेवलप या बहुत ही विकसित कंट्रीज में किया जाता है। विकास के पैमाने का साधन माना जाता है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मतलब 70 किलो क्या है एवरेज, यानी कि देखो हमारा इतना बड़ा कंट्रीज हम कहते हैं कि डेवलप के तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज की अगर हम बात करें तो लगभग एक व्यक्ति एक वर्ष में सिर्फ 70 किलो की डिमांड कर सकता है। यानी कि अगर अदर कंट्रीज से इसके हम कंपेयर करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगभग चाइना की अगर हम बात करें तो लगभग 325 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर ईयर क्या करता है, उपभोग लेता है। ये मतलब हमारे देश से कई गुना ज्यादा है। देखो, और यहाँ बताया है कि इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70 किलो है। 6.5 में आपको बताया है। हमें दिखाई देता है कि 2050 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये सेम है, लेकिन बाद में आज की अगर हम बात करते हैं तो इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश माना जाता है? चाइना माना जाता है। और इस्पात के सर्वाधिक खपत वाला देश भी चाइना ही है। मतलब कितने डेवलपमेंट इस्पात तथा लोहा उद्योग में चाइना ने किया है, और ऐसे ही चाइना की डेवलपमेंट के बारे में हम हमारे देश की कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखो, वर्ष 2004 में भारत इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 2.25% थी।
और आपको मालूम है कि हमारे देश का जो छोटा नागपुर का पठार है, उस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। संकेंद्रित जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश का छोटा नागपुर का प्रदेश है वो खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है। कोई बता सकता है छोटा नागपुर का प्रदेश यानी कौन सा प्रदेश? छोटा नागपुर का प्रदेश यानी कि हमारे महाराष्ट्र के पूरब साइड में झारखंड उड़ीसा का प्रदेश है, बॉर्डर लाइन इन्हीं 3 स्टेट्स की, तो वह छोटा नागपुर का प्रदेश और ये खनिज संसाधन के लिए माना जाता है और इसलिए वहां पर ही लोह तथा आयरन स्टील उद्योग हमें वहां दिखाई देते हैं। चित्र नंबर लोह तथा इस्पात संयंत्र का नक्शा आपके टेक्स्ट बुक में है। उसमें जो छोटा नागपुर का प्रदेश है उसमें लगभग भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, बर्नपुर और दुर्गापुर ये जो प्रदेश है लगभग छोटा नागपुर के प्रदेश में ज्यादातर ये आते हैं। मतलब इतना बड़ा संकेंद्रीकरण नागपुर के प्रदेश में इन उद्योगों का हुआ है। इनके अलावा देखो इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। देखो इससे पहले मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कौन से भी उद्योग की अवस्थिति के कारण क्या है ये आपको बताना आना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है और लोह तथा इस्पात उद्योग के लिए भी ये उद्योग कहाँ केंद्रित है उसके क्या रीजन है ये भी आप बताया है। और उसका पहला रीजन है ISK की कम लागत। कच्चा उत्पादन जहां मिलता है वहां ही उन्होंने क्या किया, ये उद्योग स्थापन किए है, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं आता है। दूसरा कारण है उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, मतलब नजदीकी है और वो भी हाई क्वालिटी के है, इसलिए वहां अवस्थिति हमें इसकी दिखाई देते हैं। तीसरा है सस्ते श्रमिक। ये एरिया देखो उड़ीसा, झारखंड, हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर लाइन है और इसलिए यहाँ पर ज्यादा ही लेबर वो भी कम कॉस्ट में उपलब्ध होते हैं। और इनके अलावा स्थानीय बाजार में इसकी मांग की विशाल भव्यता, यानी कि ये सिर्फ यहाँ रॉ मटेरियल्स मिलता है, प्रोडक्शन वहां किया जाता है, लेकिन इसकी डिमांड पूरे इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में है। इसलिए यहाँ से व्यापार करना भी अच्छा माना जाता है, मतलब बाजार के लिए भी ये ठीक है। इनके अलावा के जरिए ISK की कम लागत, उच्च कोटि का कच्चा माल और सस्ते श्रमिक और नजदीकी बाजार पे, इन कारण की वजह से उसी रीजन्स में क्या किया है, यानी कि छोटा नागपुर के प्रदेश में क्या हुआ है, लोहा तथा इस्पात उद्योग की अवस्था हमें दिखाई देती है। तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। मतलब देखो क्या बताया है कि भारत संचार का एक महत्वपूर्ण लोहा तथा इस्पात उद्योग है। पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग का देश होने के बावजूद भी हम इसका जितना चाहे उतना हम विकास नहीं कर पाए हैं। उसकी क्या कारण है, मगर पूछा जाता है कि लोह तथा इस्पात उद्योग की कमियां के बारे में टिप या थोडक्यात अशा प्रकारचा प्रश्न येतो, तो आपको वहां पे लिखना है कि उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। इससे पहले हमने देखा है कि हाई क्वालिटी मतलब उच्च लागत यानी कि खर्चा ज्यादा आता है। इनके अलावा कोकिंग कोयले की सीमितता, मतलब कोकिंग कोल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो बहुत ही कम उपलब्ध होता है। दूसरा है कम श्रमिक उत्पादकता। यहाँ पर हम कहते हैं कि श्रमिक हमें ज्यादा तौर पर कम में उपलब्ध होते हैं लेकिन उनमें गुणवत्ता कम रहती है। और तीसरा है अविकसित असंरचना, मतलब इस उत्पादन के लिए हम मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का नहीं आता है। इस तरह से हमें लोहा तथा इस्पात उद्योग की कमियां हमें दिखाई देते हैं। हम भी कुछ उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं।
हालांकि हमारा कुल इस्पात उद्योग उत्पादन घरेलू मांग से पूर्ति पर्याप्त है, मतलब हम दूसरे देश से हाई कोटि का इस्पात यानी कि आयात हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे देश की जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए हमारे उद्योग सफिशिएंट है इस तरह से। इसलिए हमारे जो घरेलू मांग है वो पूरी हमारे उद्योग कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहित कर दिया है। हमारे देश में 1991 को क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का स्वीकार किया है, जिसे हम उदारीकरण कह सकते हैं। और इसी दौरान भारत ने उस वक्त मतलब उदारीकरण क्यों हमने उस वक्त स्वीकारा था, उसका बहुत ही बड़ा इतिहास है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन शॉर्टली यह है कि उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि उदारीकरण को जब हमने शुरुआत की है तभी से अदर कंट्रीज के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विदेश निवेश कर रहे हैं, मतलब वो निवेश कर रहे हैं। तो हमारे उद्योगों को और बढ़ावा मिलाने के लिए ये हमें आत्मबल मिल रहा है या प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा ही जितना चाहिए हम इस उद्योग का विकास नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसमें अभी तक जितनी चाहिए इतनी प्रगति नहीं हो रही। हम कहते हैं इस उद्योग की कमियां में हम देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि अदर कंट्रीज से अगर हम इंपोर्ट या परचेस करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आता है और हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। और यही हमारे देश की आवश्यकता है कि इस उद्योग को अनुसंधान यानी कि संशोधन, इस उद्योग में संशोधन होना, रिसर्च करना यह बहुत ही आवश्यकता है। इस तरह से हमें लौह तथा इस्पात उद्योग है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं तो